नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आर के में एक बार आपका फिर से स्वागत है। टीआरई 4.0 बीपीएससी और अन्य सभी एग्ज़ाम जो एनसीईआरटी से प्रश्न होना स्वाभाविक होता है। एनसीईआरटी ओरिएंटेड सारे के सारे एग्ज़ाम होते हैं। टीसीएस भी पूछता है। तो आपको क्लास 7th की हिस्ट्री है जिसमें 1000 साल के इतिहास पर हम चर्चा कर रहे थे। आज है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। पिछले में मैंने इससे पूर्व पढ़ा चुका था मैं कि 1971 तक इतिहास में पहली बार वृत्तांत लिखने की जानकारी, पुस्तकालयों का विशाल संग्रह, ये सब के बारे में कैसे पांडुलिपि को रखा जाता था और पांडुलिपि की प्रतिलिपि निकालने में किस तरह की गलतियां होती थी और गलतियों के बाद जो है उसकी जितनी भी पांडुलिपि मॉडरेट होती चली गई, मूल बातों का समावेशन खत्म होता चला गया। तो यही चीज़ है, कैसे कागज उस समय बहुत रेयर था, आज के समय में जो है धीरे धीरे वो सामान्य होती चली गई। तो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें है कि सन 700 से 1750 यानी लगभग 1000 साल के का ये बात चल रहा है। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। तो ये जो 1000 साल का जो एज है ये पूरा, ठीक ना, यानी पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल का जो काल है, मुख्य रूप से इसलिए इसे पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। ये परिवर्तनों का काल मंडी माना जाता है। ठीक है, इस काल में अलग अलग समय में नई प्रौद्योगिकी दर्शन हुए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में ये पूछा जा चुका है कि सिंचाई में रहट, कताई में चरखा और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल जो है ये किस काल की विशेषता है। तो ये क्या कह दीजिएगा आप कि 700 से 1750 यानी पूर्व मध्यकाल की विशेषता रही है। ठीक है, तो उक्का नामक अग्नेयास्त्र चलाते हुए जो है वो मरा था कौन? तो शेरशाह सूरी मरा था। आप जानते हैं कि अग्नेयास्त्रों का प्रयोग हो गया था। सिंचाई में रहट पे जो है उसके बाद कर की भी बढ़ोतरी होती है। सिंचाई में रहट सिस्टम सल्तनत काल से ही शुरू हो गई थी। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। ठीक है, और जब विदेशी आगमन हुआ, जैसे पुर्तगालीज हमारे पास आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज आए, तो यूरोप की बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास आना शुरू हो गई, जिसमें पुर्तगाल से आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सब यूरोपीय देशों से भारत के बाज़ार में आना चालू हो गए। ठीक है, ध्यान रखें कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर साथ में आए और भारत की बहुत सारी पारंपरिक मान्यताओं का खंडन करके वहाँ पर एक नई विचारधारा का समावेशन हुआ। ठीक, परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि 750 से लेकर 700 से लेकर 1750 तक का काल के संबंध में अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे बनाकर दे दिया जाएगा कि इस समय सिंचाई में रहट का प्रयोग और आग्नेयास्त्रों का प्रयोग होना सामान्य बात हो गई थी। कताई के लिए चरखे का प्रयोग जो है इसी काल में प्रारंभ की देन है। नई प्रौद्योगिकी के साथ साथ जो है राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी यह काल रहा है। तो आप क्या दीजिएगा कि उपरोक्त में से सभी। ठीक है, इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया, यानी मूविंग होने लगा। ठीक है, चूंकि यातायात क्या होते चले गए, सुलभ होते चले गए। अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड दूर यात्रा करते थे और इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। ठीक है, कई छोटे छोटे शहर आते थे और जिनके पास कुशलता होती थी इनकी जो है मांग भी बनी रहती थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें कौन था कि राजपूत। इसके विषय में मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि राजा का पुत्र ये लोग स्वयं को कहते थे। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम जो है आमतौर पर उस योद्धा समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण से होने का अपने आप को दावा रखते थे। और राजपूत शब्द में केवल राजा और सामंत ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक आते थे जो महाद्वीप के अलग अलग शासकों की सेना में सेवारत थे। युद्ध करना मूल इनकी प्रवृत्ति थी। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। तो ये याद रखना है कि इनकी शरण में रहने वाले कवि या चारण जो होते थे वो क्या करते थे कि इनकी प्रशंसा में शब्द लिखते थे कि आचार संहिता के प्रबल पराक्रम
स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। और ये याद रखिएगा कि केवल राजा के विषय में प्रशंसा ही लिखी जाती थी, नेगेटिव फैक्टर यहाँ से ये भी उठ कर आता है। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थों और मुंशियों आदि समूह ने भी उठाया। तो ये याद रखना है कि राजपूत की इन जनजातियों का मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ इस सबों ने उठाया, और कहीं कहीं तो ये लोग राजपूत के पदवी पर तक बैठ गए हैं। ठीक है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, ये तो फिक्स है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, तकनीक का विकास हो रहा था, तो आवास की समस्या आ रही थी और खेती का इलाका बढ़ता चला जा रहा था। कुल क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई नई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। ठीक है, चलिए, और कुछ वनवासी जमीन और जुताई करने लगे, कृषक बन गए। ठीक है, कृषकों की ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से भी प्रभावित होने लगे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कृषक का जब नया समुदाय आया जो जुताई करने में माहिर थे, तो इससे क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारी, मठों और मंदिर जो है ये सब पर क्या होने लगा, प्रभाव पड़ने लगा। वे बड़े जटिल समाजों के अंग बनते चले गए। तो जो पहले प्रबुद्ध थे उन्होंने अपनी खेती करवाई और बदले में पेट भत्ता दे दिया या इनकी ज़मीन को हड़पने का कोशिश किया, और कोशिश किया कि इनकी सारी ज़मीनें या तो मंदिरों के पास चली जाएं या शक्तिशाली मुखियाओं के पास चली जाएं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में समाज में जो है विभाजन का भी काम होना शुरू हो गया। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेकार भूमि बेगार करनी पड़ती थी। तो जिसके अधीन वो ज़मीन रहता था उसके अधीन वो बेगारी करते थे। केवल पेट भत्ते के आधार पर अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो वो क्या कहलाती है, बेगारी कहलाती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। ये तो फिक्स है कि ऐसी स्थिति होगी कि आप किसी श्रेष्ठ वर्ग के अंदर काम करेंगे और बेगारी करेंगे, तो ये तो फिक्स है कि जिसके अधीन काम कर रहे हैं उन्हें तो केवल संपत्ति मिल रही है या अनाज का बहुत बड़ा हिस्सा मिल रहा है, आपको एवज में कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो धनाढ्य होते जाएंगे, आप गरीब होते चले जाएंगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी और कुछ काम करते थे। दस्तकारी में हस्तकरघा उद्योग ज़्यादातर फेमस था। ठीक है, चलिए आगे है कि जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे। यहीं से क्लास और सब क्लास का उदय होते चला गया व्यवसाय के आधार पर। ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा का दर्जा दिया जाने लगा। यहीं से छुआछूत की भी अवधारणा धीरे धीरे प्रबल होती चली गई। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जाति स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों को की एक सभा करती थी। ठीक है, जैसा जाति विशेष में नियम होता था उस हिसाब से जो है बड़े बुजुर्ग इसका नियंत्रण करते थे और इसके कुछ इलाके में जातीय पंचायत कहलाती थी। यानी आप कहिएगा कि व्यवसाय से धीरे धीरे समाज में जातियों और उपजातियों का उदय हुआ, और उपजातियों और जातियों के उदय से क्या हुआ कि उनके अपने समाज के नियम बनते चले गए। ठीक ना, और यही जो जहाँ इनके नियम या बड़े बुजुर्ग किसी भी प्रकार के नियम चलाने के लिए जो पंचायत बुलाई गई उसको जातीय पंचायत या जाति पंचायत कहा गया। अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों के मुखिया पर शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। जिस क्षेत्र विशेष में रहते थे वहाँ इनका नियम चलता था। क्षेत्र और साम्राज्य देख लीजिए। चोल जो अध्याय 2 में वर्णित है, तुगलक जिनका 3रे अध्याय में, और मुगल जिनका 4थे अध्याय में। जैसे जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्त्री के उदाहरण के लिए अध्याय, यानी आप जब सल्तनत काल पढ़िएगा अध्याय 2, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बनाया गया जो पूर्व में बंगाल, ये पूछ सकता है
कि निम्नलिखित में से किस शासक का शासनकाल पूर्व में गौड़ प्रदेश से लेकर पश्चिम में गजनी तक फैला हुआ था। तो ये किसका हो जाएगा, तो सल्तनत काल में गयासुद्दीन बलबन में, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है। गौड़ आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है ये चीज़ को समझना। चलिए अब आगे जो है इस कंसेप्ट का जो है उजागर होगा कि आखिर क्यों ऐसा होता था विजय अभियान में, इतिहासकार ऐसा क्यों मानते हैं कि जरूरत से ज़्यादा जिन क्षेत्रों को नहीं भी जीता उस समय के इतिहासकार इसका वर्णन क्यों करते थे। तो इसमें देखिए, इसमें क्रम वाइज दिया हुआ है, आप मिला सकते हैं। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ये मिस्र का जो है शिहाबुद्दीन उमरी के द्वारा रचित है। क्या, मसालिक उल अबसर, इसका वर्णन ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांतों की व्याख्या करने वाला कौन सा मिस्र का प्रसिद्ध विद्वान था। तो शिहाबुद्दीन उमरी, और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो मसालिक उल अबसर। ठीक है, चलिए देखिए, द्वार समुद्रम पर भी था, तेलंग पर भी था, तेलंगाना पर भी था, देवगिरी पर भी था और गुजरात पर भी था। ठीक है, चलिए, और ये शासक हमेशा दावा करते रहते थे कि हमारा इस क्षेत्र पर अधिकार है, इस क्षेत्र पर अधिकार है, लेकिन कोई ऐतिहासिक पुष्टि देखने को नहीं मिलती है। इसकी पुष्टि इसी सिद्धांत के आधार पर होगी कि अगर उस क्षेत्र विशेष में उस काल के सिक्के मिले हैं या उस काल का कोई नियम कानून जो दिल्ली सल्तनत में चल रहा हो और वहाँ के शासकों द्वारा उसे स्वीकार किया गया हो, तो ही माना जाएगा कि हाँ ये प्रांत इसके अधीन था। सन 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। ठीक है, भाषा विविधता तो भारत में बहुत दिन से रही है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, जिसको दक्षिण कर्नाटक का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, तेलंगानाई, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, गुजरात में गुजरी भाषा, और केरल के मालाबार तट के पास मावड़ी भाषा, गौड़ी बंगाल में, ठीक है, अवध में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिंदवी, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। खुसरो बताते हैं कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं बल्कि एक अति प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं जानती थी। खुसरो यही कहते हैं कि केवल ब्राह्मणों के पास संस्कृत का ज्ञान था। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की सूची बनाई गई है और इस सूची में उन भाषाओं के नाम बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है, जो एक नाम से तो फिक्स है, आप आसानी से समझ सकते हैं, और लगभग भाषा अभी भी बोली जाती है। ठीक है, सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी, यानी ज्यों ज्यों आप अध्याय बढ़ते जाएंगे वो प्रश्न आपको वहाँ से मिलते जाएगा। 10+2 रहे कि 9 10th रहे, सब में मिड लेवल से प्रश्न पूछा गया, 12-13 प्रश्न लगभग रहे हैं। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला और एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य सामान्य रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका की तुलना करिए। देखिए खिलजी और मुगलों में क्या अंतर होगा, आगे दिया होगा। ठीक है, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे थे, और इसका कारण ही यही था कि कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य का उभरना मुगल के पतन का कारण था। ठीक है, अध्याय 10 में इसका व्याख्या भी मिलेगा। जो सब क्षेत्रीय साम्राज्य शासन चल रहा था उसके क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई, उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा। उन राज्यों की बहुत सी बातें इन महाद्वीप के अधिकतर भागों में फैले और इन क्षेत्रों को विरासत में मिली। इस तथ्य का पता हमें उन्हें कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। ठीक है, तो बहुत आसान है।
अब देखिए, दिया है कि इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न होते थे, कुछ समान होते थे। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और उचित संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। ये तो फिक्स है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी चाहिए आपको, तो अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, सांस्कृतिक स्तर, भाषा, ये सब जो है आपको बताएगा। ठीक है। 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 सालों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी, बल्कि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर बना रहा। यानी हर एक क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो है इनमें समन्वय की स्थिति भी बनी रही। ठीक है। ऐसा नहीं था कि क्षेत्रीय विविधता थी, सांस्कृतिक विविधता थी तो कोई मतभेद था। ठीक है। सभी अपने अपने क्षेत्र को लेकर जरूर स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन सबों में बहुत हद तक समानता भी देखने को मिलती थी। ठीक है। पुराने और नए धर्म देखिए, इतिहास में जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उन दौरान धार्मिक परंपराओं में कई परिवर्तन हुए। ठीक है। और दैनिक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप क्या था? सामूहिक था। ठीक है। किसी दैवीय तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित था। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इन अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता चला गया। आए हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उससे भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों से में से कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता चला गया और बढ़ती सत्ता आदि का प्रभाव भी देखने को मिला। संस्कृत के ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाजों में ब्राह्मण का बड़ा आदर होता था, इनके संरक्षक थे। और नए नए शासक जो कि स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण जो है समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। तो एक बात आप इस प्रसंग से अंदाजा लगा पाइएगा कि जब फिरोज शाह ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया तो दिल्ली में ब्राह्मणों को जो है, ब्राह्मणों पर जब जजिया कर लगाया तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने ब्राह्मणों के रिस्पेक्ट के चलते उनके जजिया कर को खुद भरना स्वीकार किया। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के कारण जो है ब्राह्मणों का अति महत्व था। ठीक है। संरक्षण कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद का सहारा ले। तो फिक्स एक संरक्षक का अगर कोई परिभाषा आपसे पूछेगा, ये जरूर पढ़िए क्योंकि ये बॉर्डर का चीज़ है, ये अक्सर पूछ दिया जाता है। ये पूछेगा कि मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में संरक्षक शब्द का प्रयोग होता था, इसके संदर्भ में कथनों की जांच करिए। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देते थे। प्रायः सैन्य वर्ग में ये काम होता था। ज़्यादातर धनाढ़ लोग अपनी रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करते थे और धीरे धीरे ये प्रतिष्ठा का भी विषय वस्तु बनता चला गया। अभी भी देखिए बॉडीगार्ड रखना या बंदूकधारी रखना बहुत बड़े शान का बात माना जाता है। तो ये मध्यकाल की ही परंपरा का देन है। ठीक है। आगे है कि इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के स्वरूप में भी आया और धीरे धीरे कहते हैं कि रीति काल से भक्ति काल का भी उदय इसी समय का देन है। इसमें ईश्वर की कल्पना में ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुंच गई। और इसी समय में जो है भक्ति को ईश्वर के निकट पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता बताया गया। पारंपरिक कर्मकांड से ऊपर उठकर लोगों ने सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावना की ओर जोर दिया और केवल भक्ति मार्ग को चुनने का प्रयास किया। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसमें तुलसीदास कहते हैं कि अब का हुई है तुलसी नर के दास, यानी जब अकबर बुलाते हैं तो कहते हैं कि मैं तो हरि का दास हो चुका हूँ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है। यही वह युग था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन भी हुआ था। कुरान शरीफ का संदेश जो है भारत में पहले पहल 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। ठीक है। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता में विश्वास रखते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता और अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। तो इसका भी आधार क्या है? सद्भावना है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यानी यहाँ भेदभाव की बात को त्यागता है। ठीक है। भेदभाव को समाप्त करता है। ठीक है। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। बहुत सारे विद्वान संरक्षण देते थे और हिंदू धर्म की भांति
इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म के अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। तो मोहम्मद साहब के दामाद अली को अगर नेता मानने वाला क्या कहलाया? शिया। ठीक है। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, यानी मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी खलीफा हुए उनके प्रभुत्व को स्वीकार करने पर जोर दिया। अगर आपसे पूछे कोई कि शिया क्या है तो समझ जाइएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद में विश्वास रखने वाला क्या कहलाया? अली में शिया। और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जब उत्तराधिकारी कोई नहीं रहा तो खलीफाओं का शासन रहा, खलीफा के प्रभुत्व में विश्वास रखने वाले सुन्नी कहलाए। ठीक है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाली खलीफा कहलाते थे। ठीक है। मोहम्मद साहब के बाद जो नेतृत्व संभाला वे सभी क्या थे? खलीफा थे। आगे परंपरा चलती रही और इस्लामिक न्याय सिद्धांत विशेषकर हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं, और ये याद रखिएगा इस्लाम का न्याय सिद्धांत क्या कहलाता है? हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसी धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारधाराओं को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसको बार बार पढ़ते रहिए और आप रिवीजन करते रहिए। हम इतिहास के और कालखंड के साथ आपके सामने आएंगे और समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 किताब अगर इतिहास के आप प्रश्न पढ़ लेते हैं तो 40 आउट ऑफ 40, और जो 10+2 के टीचर हैं उनके लिए 80 आउट ऑफ 80 के चांसेस हैं। ठीक है। और ये आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा सोशल स्टडी वाले के लिए या जनरल स्टडी के जो भी पेपर पढ़ते हैं उन सबों के लिए क्या है? फायदेमंद। ठीक है। तो ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।